ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त ये एक तुकोन बनी हुई है जो मुज़ाकराती अमल से किसी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इनको इत्तफाक़ राय पे ले आए। आप सोचते हैं कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर ये किसी मेज़ पर बैठ जाएंगे दोबारा एग्रीमेंट साइनिंग के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ज़रूर बैठेंगे, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ की नीड है, ईरान की भी और अमेरिका की भी। बिकॉज बोथ दे अंडरस्टैंड कि ना अमेरिका के ना वो फेवर में है, बिकॉज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। दे थाट कि ये क्विकली हम फिनिश करके, तो जैसे नेतन्याहू ने ब्रीफ किया हुआ है ऐसे हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक होगा। और ईरानियंस ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के बावजूद आफ्टर ऑल उनका बहुत लॉस हुआ है और उन्होंने भी सर्वाइव करना है। तो इन दी लॉन्ग इंटरेस्ट, वो तो वार मोंगरर थे भी नहीं, वो तो विक्टिम थे पहले भी, तो अभी भी वो तो वार नहीं चाहते। तो ये दोनों अभी इनका जो हमारी मीटिंग पाकिस्तान में हुई है वो एक बहुत एक आउटस्टैंडिंग स्टेप है ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। एंड इन एडिशन टू दैट दोनों लीडरशिप्स को भी क्रेडिट जाता है, ईरान की भी और अमेरिकन के, फेस टू फेस बैठ के। और आई थिंक कि जब ये बैठे होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है स्नो मेल्ट हुई होगी और एक अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, जिसका इन्होंने इनडायरेक्टली इन्होंने इसका कहा भी है कि हमने ऐसे कर लिया है। तो अभी फंडामेंटली इनके तीनों डिफरेंस हैं, न्यूक्लियर है, स्टेट ऑफ हार्मूज है और लेबनान का इशू है जो कंटेंशन वाली है। इन तीनों में अगर आप वन बाई वन देखें तो आप देखें, पहले न्यूक्लियर को लेते हैं। जब जुलाई 2015 में ओबामा के टाइम के ऊपर ये जो जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, जो कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, तो उसमें ये तय हुआ था कि 15 साल तक, एक तो आप 3.67 तक यूरेनियम को करेंगे सिविल न्यूक्लियर यूज, उसके सिविल पर्पसेस के लिए, एंड सेकेंडली 15 साल तक आप इसको कैप रखेंगे और आगे नहीं जाएंगे। आप ये देखें कि अभी 2015 से अभी तक 11 साल तो हो गए, तो अभी ईरानियन कह गए हैं कि अगर आइंदा भी लगाना है तो 5 साल लगा लें। बिकॉज अगर आप वो एक, हमने तो नहीं तोड़ा, आप ही ने तोड़ा था ना, वो आपने वो मुआहदा तोड़ा और 10 साल से ज़्यादा तो हो गया उसके ऊपर, तो आप हमें, और उस वक्त हमारी सेंक्शन भी हटा दी गई थी, फिर आपने हमें सेंक्शंस भी लगाई, हमें लिताड़ा भी। तो एक तो ये है कि आई थिंक इनको भी कंसिडर करना चाहिए कि 20 साल का कैप ना लगाएं, 5 साल का अगर वो एग्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में सिविल यूज जो है न्यूक्लियर का, वो उसकी इजाजत है, वो ईरान को इजाजत रहनी चाहिए। वो तो इजाजत रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि यहाँ तक कैप रखे। वो कह रहे हैं जीरो, लास्ट मोमेंट पे जहाँ ब्रेक लगी है, ये इस्लामाबाद में इस पे लगी है कि वो उनको कहीं से फोन कॉल आ गई जेडी वैंस साहब को, उन्होंने कहा बिल्कुल ही जीरो होगी एनरिचमेंट, उसके ऊपर फिर तो ये ज्यादती है ना। मेरा मतलब है कि आप एक बैनुल अक़वामी लॉ है जिसमें सब कंट्रीज को इजाज़त है, और फिर आप ये यकतरफा तौर पे, चूँकि मैंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी को, अमेरिकन को, ये भी सुना कि नहीं, हम उनको भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे उनका कि जी हम ये चाहते हैं कि ईरानियन ने भी कहा कि हम एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए, तो हम करना चाहते हैं प्रोवाइडेड वो ये करें। लेकिन उसमें ये आप उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं। आज अभी सेक्रेटरी डिफेंस की एक टड़ी थी अपने तौर के ऊपर, धमकियां थी सारी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां थी। इतनी बड़ी सल्तनत के जो लोग हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, दे हैव टू बी वेरी कंसिडरेट, वेरी अकोमोडेटिव। नॉट सीरियस हो गया सर। पहले ये वजीर दिफा बोलते थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता था, अब उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया, तो वो जंगी मूड में ही रहता है, वैसे ही बोलता है। वो उसने टैटू शैटू बनाए हुए हैं, या वो यरूशलेम क्रॉस बनाए हुए हैं। ऊपर भी सेकंड जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके ऊपर भी ईरानियन का बॉर्डर तो लगता है, और वो है, उसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है कि ये इंटरनेशनल वाटर चैनल रहे, लेकिन उनको कुछ ना कहा जाए। बट ईरानियन एट एनी टाइम अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उसको कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हिजबुल्लाह वाला है, अगेन आप देखें कि नेतन्याहू ने क्या कुछ नहीं किया गाज़ा में, यानी मौजूदा तारीख में इससे बड़ी दरिंदगी की कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस तरीके से स्लाटर हुए बच्चे भी और बूढ़े भी सब। अभी आप सदरन उसके ऊपर लेबनान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले आप सीरिया का किया, लिबिया का किया, इनके साथ मिलके, और आपने सब कुछ किया, इंडिया की मदद की पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो आप उसको कौन सा वो सेन एलिमेंट है, वो तो मतलब वार मोंगरर है, और उसकी बात मान के तो आप ये कहते उधर जाते नहीं, उधर भी सीज फायर होनी चाहिए, और वहाँ भी गाज़ा का भी जो उन्होंने जुल्म किया उनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और सदरन लेबनान में भी। और लास्ट पॉइंट जो आपने बड़ा अच्छा कहा
मेरे ख्याल में ये मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज से काफ़ी साल पहले जब ये अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर तबाही शुरू हुई बहुत सारे मुल्कों में, यमन में, लीबिया में और बेशुमार ममालिक में, तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये जो 2-4 ममालिक बच गए हैं उससे नेक्स्ट फेज़ ये जो अमेरिका की पॉलिसी है इनको भी इसी तरीके से वहाँ क्यास बर्पा करेगी और इनको अमन और सुकून से रहने नहीं देगी। कहीं हमला हो गया, कहीं कुछ और हो गया। अब जो कुछ हम सीरिया और लेबनान के अंदर देख रहे हैं, पहले गज़ा में देखा, इसका रास्ता अगर रोकना है तो मुसलमान मुल्कों को हाथ मिलाना पड़ेगा। जनरल क्यूम साहब, ब्रेक में पहले से हमने इस पर डिस्कशन की, मुख्तलिफ राय हमारे पास आई हैं। आपका तजिया क्या कहता है कि कौन से मुल्क आपस में हाथ मिला सकते हैं और कैसे मौसर तरीके से दिफा अपना मजबूत कर सकते हैं? जी मलिक साहब, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक तो ये जो तजर्बा अभी मिडल ईस्ट को हुआ है ना, हमारे मुसलमान भाइयों को और मुल्कों को ये समझना होगा कि दे विल हैव टू राइज अबव ये सेक्टेरियन रिफ्ट, जिसकी वजह से मतलब ईरान से जीसीसी वाले डरते रहे और जीसीसी वालों से उनसे ईरान करता रहा। इराक़ का हमला हुआ ईरान के ऊपर और केमिकल वेपन्स यूज़ हुए, आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहे और सऊदी अरेबिया और ईरान का मसला बड़ा सीरियस रहा। उसका बैटल ग्राउंड पाकिस्तान भी बनता रहा। ईरान इराक वॉर में अमेरिका इराक के साथ था। अमेरिका कुवैत के ऊपर हमला हुआ तो उसके साथ मिलकर उन्होंने इराक को तबाह कर दिया। हाँ, उसके तो अमेरिका अपने अज़ाइम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने मफादात देखना होगा। ये जो अलायंस की बात हम करते हैं ना, नो कंट्री इज़ रेडी टू डू अलायंस अनलेस इट इज़ इन हिज ओन फेवर। अभी जो कुछ हुआ है इस मिडिल ईस्ट के अंदर और जिस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर अटैक्स हुए हैं और जिस तरह अकेले ये वल्नरेबल हो गए हैं, मेरे ख्याल में ये एक लेसन है कि आपको इकट्ठा होके कहीं किसी पे अटैक नहीं करना, ना एग्रेसिव, अपने दिफा मजबूत अपने डिफेंस के लिए करना ज़रूरी है। उस अलायंस में जो मुस्लिम दुनिया के पोटेंट ममालिक हैं ना, उनमें टर्की है, पाकिस्तान है, उसमें इजिप्ट भी है। उसका जो डिफेंस पोटेंशियल है, चूँकि मैं डिफेंस प्रोडक्शन को स्टडी करता रहा, मैंने विज़िट भी किया इजिप्ट के उनको, वो है। इसके बाद है ईरान, यू कांट मिस आउट, यानी उसके बगैर ये सऊदी अरेबिया एंड देन इंडोनेशिया। उनके पास को 42 तो राफेल हैं और अभी और भी वो मंगवा रहे थे और उनका जो बजट है और उनकी मैं रेटिंग देख रहा था, ये 2006 में आई है प्रोफेशनल, वो अगर हमारी 12वीं थी तो उनकी भी या 11वीं है या 13वीं है, पोटेंशियल वेरी करीब है। तो इसलिए इन ममालिक को इकट्ठा बैठ के अलायंस करनी होगी। चाइना के साथ हमारे ताल्लुक, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के ताल्लुक अच्छे हैं। एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि अब जब अमेरिकन का जवाल होता शुरू हो रहा है ना, तो अभी जो चीज़ उभर रही है वो है साइनो इस्लामिक अलायंस, ये ऊपर आएगी। चूँकि चाइना मदद करता है, अलायंस का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन वो एक उसकी छतरी है। और जितने अरब ममालिक भी हैं, इनमें वन बेल्ट वन रोड के हिसाब से जो बहुत से कॉरिडोर्स बने हैं, इनको बहुत मदद दी है और इनके साथ सारों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मसलन ईरान से वो तेल मंगाते रहे, सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे तरह। ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का चाइनीज़ ने अनाउंस किया हुआ था, आपको याद होगा कि ये जो पीछे उनका वो प्लान था। इसी तरह उनका इम्पैक्ट होगा। तो ये अभी ये अलायंस बननी ज़रूरी है मुस्लिम दुनिया की। टर्की इज़ अगेन अ वेरी पोटेंट आर्मी, बड़े अच्छे फाइटर हैं उनके, और एयर फोर्सेस हमारे पास हैं, ये है। और जिस तरह नेटो का है ना, मसलन आप देखिए नेटो का भी अलायंस है, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। सर उनकी जो क्लॉज 5 है ना, बेसिकली जो नेटो की है, वही क्लॉज 5 पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो है अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट ऑल। ठीक है। तो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब नेचुरल इस मामले में अलायंस में एक हिस्सेदार बनते हैं। चीनी मदद के साथ चीज़ें भी बनाएं और एक दूसरे का दिफा भी मजबूत करें। दोनों चीज़ें देखिए, दे मस्ट सी कि इनके इंटरेस्ट में क्या है। ऐसा पैक्ट करना म्यूचुअल डिफेंस का कि एक पे अटैक दूसरे पे होगा, या और उसमें कोई माइल्ड अलायंस ऐसी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लॉन्ग बड़े पैमाने पे तो सारों का हो नहीं सकता जैसे वो नेटो का। लेकिन नेटो की उस सेक्शन 5 के बावजूद उन्होंने दे रिफ्यूज टू टेक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम उन्होंने रिफ्यूज। अच्छा जनरल क्यूम साहब, आपसे भी मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रूर राय दें आप। हमने अभी रिसेंट पास में देखा था 20-21 लोगों को इंडियन रॉ ने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर असैसिनेट करवाया। किसी को वो दुबई से बैठ के रिक्रूट करते थे, यहाँ बंदा को वो जाता था
और वो टारगेट किलर के तौर पर एक्ट करते हुए बंदे को मार रहा था। हमें उन बंदों को यहाँ से सफाई करनी पड़ेगी, वो रॉ के जासूस हों, मोसाद के जासूस हों, असल तवज्जो उन पे रहनी चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसको किल करने के ऊपर ज़्यादा आपकी तवज्जो और वसाइल का ज़्या हो रहा हो। असल काम करिए। देखिए, फंडामेंटली जंगी हालात में जो बेसिक चीज़ है वो इंटेलिजेंस है और काउंटर इंटेलिजेंस है। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है ईरान का कि उनकी टॉप लीडरशिप, देखें ना, ऑर्डिनरी बंदे को इधर उधर मार दिया तो वो शायद पॉसिबल होता है कि मुल्कों के अंदर मोल्स होते हैं, हर मुल्क के अंदर होंगे और वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन मतलब टॉप लीडरशिप को पिन पॉइंट करके और साइंसदानों को मारना, ये जो था ये बहुत ज़्यादा थी। और ये सबक हमारे लिए, जो सबक पूरी है ना दुनिया के लिए, वो एक तो ये है कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते। इस जंग के बाद देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो लीग ऑफ नेशन बन गई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो यूएनओ पे बैठ के, अभी भी बैठ के डायलॉग पे बात होगी। तो एक तो पहला ये है कि जंगों से मसले। नंबर 2 ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। जैसे जीसीसी कंट्रीज़ ने कहा है कि हम तेल गैस और बड़ा रेल पेल होगी दुबई में और हमारी सिक्योरिटी के जिम्मेदार जो है वो अमेरिका अड्डे लेकर हमें बचाएगा, वो नहीं बचाएगा। जी जी। वो इसराइल के लिए आएगा, इनके लिए नहीं आएगा। हाँ, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो कि आपको अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स लें, और तब वो अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स आप ले सकेंगे अगर आपकी इंटेलिजेंस बित हो। आपने तो अंडर एस्टिमेट किया रेजिलियंस को ईरानियन की, और शायद इसलिए किया कि अमेरिका का डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है और ईरान का 31 बिलियन डॉलर है, और उन्होंने मुकाबला किया और उनको मजबूर किया कि वो आके डायलॉग के टेबल के ऊपर आ जाए।